नमस्कार दोस्तों, KR ग्रुप में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको दार्जिलिंग के कुछ ख़ास जगहों के बारे में, कुछ टी स्टेट के बारे में जानकारी दूंगा। और दार्जिलिंग सिटी बहुत खूबसूरत सिटी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम में अंग्रेज़ों ने इस पहाड़ की इस जगह को ढूंढा था और यहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताया करते थे। उनके लिए ये एक बहुत ही प्रिय हिल स्टेशन था। शहर के बाज़ार काफ़ी घूमने लायक है, जैसे माल रोड है, ये नेहरू रोड है और रंगमंच भवन देखने लायक है। चर्च हैं काफ़ी। ये जो नेहरू रोड है, यहाँ पर आप शाम को घूमेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। घुड़सवारी कर सकते हैं, संगीत का प्रोग्राम होता है वो अटेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों, बात कर रहे थे हम लोग टी स्टेट की। दुनिया में अगर पानी के बाद कोई चीज़ ज़्यादा पी जाती है तो वो है चाय। श्री जी के अवधिया जी के अनुसार चाय के पेड़ की उम्र लगभग 100 साल होती है। अगर 100 साल से ज़्यादा चाय के पेड़ रहा तो उसमें कड़वाहट आने लगती है। इसलिए अभी जितनी भी चाय स्टेट हैं, टी स्टेट हैं, वो लोग 50-55 साल के बाद पेड़ उखाड़ के नए पौधे लगा देते हैं। दार्जिलिंग में लगभग 80 से 85 चाय बागान होंगे, जिसमें वहाँ के लोकल जो लोग हैं, जो रहवासी हैं, 60 से 70 हज़ार लोगों को रोज़गार मिलता है इन कंपनियों में। और कई प्रकार की चाय ये लोग पैदा करते हैं। महबूब खान और ममता गुप्ता जी के अनुसार सबसे पहले सन 1815 में कुछ अंग्रेज यात्रियों का ध्यान आसाम में उगने वाली चाय की झाड़ियों में गया, जिसे स्थानिक कव्वाली लोग उनका काढ़ा बनाकर पी रहे थे। भारत के ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड वेटिंग ने 1834 में चाय की परंपरा भारत में शुरू की और एक टीम बना डाली और 1835 में असम में चाय के बागानों की शुरुआत हो गई। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि 1841 में सबसे पहले एक ब्रिटिश ने, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, तो वो दार्जिलिंग में घूमने के लिए आए थे, तो उन्होंने अपने फॉरेन से कहीं से लाके कोई बीज यहाँ दार्जिलिंग में बोया और उससे ये चाय की कहानी, मतलब चाय का जो बागान है हिंदुस्तान में, शुरुआत हुई उसकी। अब सच्चाई क्या है ये तो कुछ बता नहीं सकते। चाय के बागानों में एक नाम और आता है, जय श्री टी स्टेट। ये बिरला ग्रुप का है। सन 1871 में इसकी शुरुआत की गई। इसको ब्लेजियम टी स्टेट भी कहते हैं और ये 448.2 एकड़ में फैला हुआ है। बहुत खूबसूरत, देखने में बहुत बड़ा टी स्टेट है। नीचे तक जाने को मिलता है, सीढ़ीदार रास्ते बने हैं और आप नीचे जाइए। वहाँ काफ़ी लोग, जो लोकल लोग हैं, वो ड्रेसेस पहना के बच्चों को फ़ोटो भी निकालते हैं। काफ़ी महिलाएं, जेंट्स वहाँ की ड्रेसेस, जो लोकल ड्रेसेस है, पहन के फ़ोटो निकलवाते हैं और बहुत खूबसूरत जगह है। अब हम रोपवे में जा रहे हैं दोस्तों। इस रोपवे से आप ट्रॉली में बैठकर जब जाएंगे ना, तो नीचे पूरा आपको जो टी गार्डन्स हैं, सब टी गार्डन, बहुत खूबसूरत नज़ारा आपको मिलेगा। ऊपर से बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी आप कर सकते हैं, पूरा टी गार्डन शूट कर सकते हैं। टी गार्डन के ऊपर से ये जैपनीज पीस पकौड़ा, इसे जापानीज़ मंदिर भी कहा जाता है, जापानी मंदिर। विश्व में शांति लाने के लिए इस स्तूप की स्थापना फूजी गुरु ने की थी, जो कि महात्मा गांधी जी के मित्र हुआ करते थे। भारत के कुल 6 शांति स्तूपों में से एक इसका नाम भी आता है। इस मंदिर का निर्माण 1972 ईस्वी में शुरू हुआ था और यह मंदिर 1 नवंबर 1992 ईस्वी में लोगों के लिए खोल दिया गया। यहाँ के फूजी गुरुजी ने अपना पूरा जीवन यहाँ विश्व शांति के लिए समर्पित कर दिया था। इस स्तूप की ऊंचाई 125 फुट है।
दोस्तों, घूम मठ अपने आप में एक नामचीन मठ है। दार्जिलिंग के सबसे पुराने मठों में इसकी गिनती होती है। 1850 ईस्वी में लामा शेरवा ग्लात्सो ने इसे बनाया था। और अब बारी टॉय ट्रेन की। आप दार्जिलिंग गए, टॉय ट्रेन में नहीं बैठे तो दार्जिलिंग जाने का मज़ा ही नहीं। इसके बारे में तो मैं पहले आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ, एक एपिसोड दे चुका हूँ। ये नेहरू बाज़ार है, यहाँ आप इंजॉय कर सकते हैं, शाम के टाइम में घुड़सवारी कर सकते हैं। महाकाल मंदिर दोस्तों, 1782 में ये महाकाल मंदिर की स्थापना हुई थी। ये यहाँ के बहुत नामचीन मंदिरों में से एक है। सेंट एंड्रूज चर्च 1843 में शुरू हुआ था और 1873 में यहाँ प्रार्थनाएं शुरू हो गई थी। सेंट जोसेफ कॉलेज, हिमालयन माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट, तेजिंग रॉक, यहाँ बच्चों को माउंटेनिंग की ट्रेनिंग दी जाती है। और ये है पद्मजा नायडू जुरासिक पार्क। दोस्तों, यहाँ अंदर किस्म किस्म के जैसे टाइगर है और हिरन, भालू, काफ़ी तरह के जानवर आपको देखने को मिलेंगे। बहुत अच्छा म्यूजियम है अंदर, वो देखने को मिलेगा। ये 0 पॉइंट है दोस्तों। सुबह 5 बजे गए थे, इतना क्लाउड था कि बगैर सिर्फ फ़ोटो खींच के वापस आ गए, सनराइज़ दिखाई नहीं। तो ये जो आप देखेंगे अब इसका नाम है सुखिया पोखरी। ये सुखिया पोखरी एक बहुत अच्छा मठ टाइप का है। ये आर्टिफिशियल लेक है यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े। यहाँ से नेपाल बॉर्डर क्रॉस करें हम लोग। अभी ये नेपाल बॉर्डर में, हम लोग नेपाल मार्केट में हैं। नेपाल मार्केट घूमने के बाद हम लोग सीधे वापस सुखिया पोखरी आए। बोकार मठ दोस्तों, इसको बोकार मठ कहते हैं। ये मिरिक हिल लेक, बहुत बड़ा लेक है यहाँ पर, एक मिरिक हिल लेक, जिसको सुमेंद्र झील भी कहते हैं। तो यहाँ सुमेंद्र झील घूमने के बाद, उसमें बोटिंग करने के बाद, अगर आप यहाँ से ऊपर पहाड़ में देखेंगे ना, तो आपको बोकार मठ मिलेगा, बोकार मठ दिखेगा। बहुत बड़ा, बहुत ऐतिहासिक और पुराने मठों में से, बहुत बड़े मठों में से एक है। और इस मठ में जाकर अगर आप नीचे देखेंगे तो नीचे आपको सुमेंद्र झील दिखाई देगी, जिसको मिरिक हिल लेक भी कहते हैं। और बहुत बड़ा लेक है, इसमें बोटिंग कर सकते हैं आप। और इधर जो ब्रिज दिख रहा है ना, उसको इंद्रधनुष ब्रिज कहते हैं। इंद्रधनुष की तरह उसका आकार है। और लेक के एक तरफ पूरा देवदार का जंगल है, बहुत बड़ा देवदार का जंगल है, चीड़ का जंगल है। तो जंगल में भी काफ़ी लोग घूमने जाते हैं, शांति की तलाश में जाते हैं। और ये बहुत एक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है। अगर आप दार्जिलिंग गए तो यहाँ ज़रूर जाइए। एक तो आपको चीड़ देवदार के जंगल में घूमने को मिलेगा, प्लस ये जो बहुत मठ है ये देखने को मिलेगा। दोस्तों, इस जगह को बतासिया लूप कहते हैं। आज़ादी से पहले जो शहीद हुए उनको श्रद्धांजलि देने के लिए ये ग्राउंड है, उसके ऊपर स्टैचू बनाया हुआ है। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली बार किसी नई कहानी के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।